नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के एमए हिंदी के इस वीडियो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एमए हिंदी के पाठ्यक्रम एमएचडी 5 यानी साहित्य सिद्धांत और समालोचना से संबंधित एक विषय काव्य प्रयोजन पर बातचीत करेंगे। काव्य प्रयोजन का क्या अर्थ है और काव्य प्रयोजन के बारे में भारतीय काव्य शास्त्र, पश्चिमी काव्य शास्त्र और आधुनिक साहित्य से संबंधित चिंतन में क्या क्या विचार हुए हैं, उन सब के बारे में आपको इस वीडियो कार्यक्रम में बताया जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो कार्यक्रम में जो बातें कही जाएगी उसके अलावा भी आप इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे उन पुस्तकों द्वारा जिसमें काव्य प्रयोजन के बारे में बताया गया है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है? प्रयोजन का अर्थ आप समझते होंगे, यानी कि काव्य क्यों लिखा जाता है। यहाँ काव्य से मतलब सिर्फ कविता से नहीं है, यहाँ काव्य से मतलब है संपूर्ण रचनात्मक साहित्य, जिसमें कविता भी शामिल है, उपन्यास शामिल है, कहानियाँ शामिल है, नाटक शामिल है, निबंध शामिल है। जो भी साहित्यिक विधाएं हैं वो सभी विधाएं शामिल है। और वो उसका मूल प्रश्न यही है कि साहित्य क्यों लिखा जाता है, आखिर साहित्यकार साहित्य क्यों लिखता है। साहित्य की अवधारणा नामक जो वीडियो कार्यक्रम आपने देखा होगा उसमें भी हम इसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं साहित्य को समझने के लिए। लेकिन साहित्य के प्रयोजन के बारे में, काव्य के प्रयोजन के बारे में इस वीडियो कार्यक्रम में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि साहित्य जो है वो उसका एक प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य की जो संवेदना है उस संवेदना का विस्तार करना, उसका परिष्कार करना, उसका संस्कार करना। ये तीन शब्द हैं। संवेदना का विस्तार करना, संवेदना का संस्कार करना और संवेदना का परिष्कार करना। आप देखेंगे कि संवेदना से क्या तात्पर्य है। हम जब जीवन का अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर कई तरह की संवेदनाएं पैदा होती है। किसी चीज़ से हम दुखी होते हैं, किसी चीज़ से हम बहुत खुश होते हैं, किसी चीज़ से उदासी हो जाती है, किसी में हमें डर लगने लगता है, किसी में हमारे अंदर जो है संघर्ष करने की प्रेरणा आती है। यानी कि हमारे अंदर तरह तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। ये जो भाव उत्पन्न होते हैं हमारे अपने जीवन में, जीवन के अनुभवों से, ये जीवन के अनुभवों से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है, वो संवेदनाएं जरूरी नहीं है कि दूसरों में भी उत्पन्न हो, दूसरों के प्रति भी उत्पन्न हो। हाँ, लेकिन जब हम साहित्य पढ़ते हैं और ये जानते हुए पढ़ते हैं कि इसमें जो कुछ भी वर्णित किया गया है, जीवन का जैसा भी चित्र खींचा गया है, उसका सीधे तौर पर वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और उसके बावजूद हमारे मन में संवेदना जागृत होती है। हम आगे जब रस पर चर्चा करेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में, तब भी आप देखेंगे कि हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं जब हम नाटक देखते हैं, जब हम कविता पढ़ते हैं, तो ये जो संवेदना उत्पन्न होती है, इस संवेदना का साहित्य विस्तार करता है। मसलन जैसे कि मान लीजिए हमारे परिवार में कोई जो बच्चा है वो प्रथम आया है परीक्षा में, तो हमें खुशी होती है। लेकिन वो खुशी जो है वो हमारे अपने परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन जब हम किसी कहानी में कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जिससे कि खुशी का कहना चाहिए भाव जागृत होता है, तो वो वास्तव में खुशी का भाव जो है वो हमारे संवेदना का विस्तार करता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर हमारे अंदर खुशी नहीं पैदा होती।
हम जिन पात्रों को देखते हैं, जिनकी खुशी में हम शामिल होते हैं एक दर्शक के रूप में, एक पाठक के रूप में, तो एक तरह से हमारी संवेदना का विस्तार होता है। दूसरा क्या है कि आप देखेंगे कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य और जीवन के संवेदना में दूसरा बड़ा फर्क होता है कि जो जीवन के अनुभव होते हैं उसमें हमारे अंदर जो संवेदना पैदा होती है वो निजबद्ध होती है। वो एक तरह से कहना चाहिए कि हमारे से बंधी हुई होती है। हम दुखी होते हैं, हम सुखी होते हैं, हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जागृत होती है, हमारे मन में द्वेष की भावना जागृत होती है, हमारे मन में क्रोध की भावना जागृत होती है, हमारे मन में स्वार्थ की भावना जागृत होती है। लेकिन जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तब हमारे इस तरह के जो राग द्वेष से प्रेरित भावना है, जो राग द्वेष से प्रेरित संवेदना है, उसका संस्कार होता है। यानी कि उससे से निजबद्धता जो है, उससे जो स्वार्थपरता है वो अलग होती है। हम जिस समय कहानी पढ़ रहे होते हैं और तो हमारे संवेदना का संस्कार होता है, वो संस्कारित होती है। वो संवेदना जो है एक तरह से स्वार्थपन से, निजबद्धता से मुक्त होती है। और वो हमें ही नहीं होती है, सिर्फ हम नहीं होते हैं, हमारी तरह हर वह पाठक जो उस कहानी को पढ़ेगा, हर वह व्यक्ति जो उस कविता को पढ़ेगा, हर वह व्यक्ति जो फिल्म को देखेगा, उसकी संवेदना का एक तरह से कहना चाहिए कि वो संवेदना संस्कारित होती है। वो संवेदना स्वार्थ और निजबद्धता से मुक्त होती है। वो निजी राग द्वेष से मुक्त होती है। यही संवेदना का संस्कार कहलाता है। और तीसरी चीज़ जो है वो है परिष्कार। वास्तव में संस्कारित और परिष्कारित स्टेज का फर्क है, सिर्फ स्तर का फर्क है। जब परिष्कृत हो जाती है संवेदना तो एक तरह से वो शुद्ध होती है, वो एक तरह से सत्व रूप में आ जाती है, सात्विक रूप में आ जाती है। जैसे कहा गया है ना, तामसिक और वो तमस वाला भाव जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसमें वो सत्व वाला भाव आ जाता है। वो हर तरह की निजता से, हर तरह के स्वार्थपन से, हर तरह के कहना चाहिए क्षुद्रता से वो हमारी संवेदना मुक्त हो जाती है। इसे कहते हैं संवेदना का परिष्कार होना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साहित्य का प्रयोजन, सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है कि साहित्य हमारी संवेदना का विस्तार करता है, हमारी संवेदना का संस्कार करता है और हमारी संवेदना का परिष्कार करता है। दूसरी चीज़ जो है जिसकी चर्चा हम एक तरह से इस पहले वाले प्रयोजन में बता चुके हैं कि मनुष्य को उसकी निजबद्धता और स्वार्थपरता से ऊपर उठाकर निखिल विश्व से हमें हमारी समष्टि चेतना को, हमारी व्यक्ति चेतना को समष्टि चेतना से जोड़ देता है। व्यक्ति चेतना और समष्टि चेतना दो शब्द इसमें महत्वपूर्ण हैं। आप देखेंगे कि हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य पढ़ते हुए हम उस समय अपनी निज परता से, निज परकता से, निजबद्धता से और स्वार्थ परकता से एक तरह से मुक्त हो जाते हैं। उस समय हम नहीं रहते। हम जब साहित्य पढ़ रहे होते हैं तो एक तरह से हमारे अंदर जो हमारा मैं है वो मैं का विस्तार हो जाता है, वो स्व का विस्तार हो जाता है। और वह स्व का विस्तार होकर क्या होता है, हम उस समय एक समष्टि चेतना के साथ जुड़ जाते हैं। समष्टि कहते हैं सामुदायिक या सामूहिक या सामाजिक, तो सामाजिक चेतना से जुड़ जाते हैं। वो उस समय हमारा दुख नहीं होता है बल्कि वो सबका दुख बन जाता है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए कि जैसे नाटक देखने के लिए हम जा रहे हैं और थिएटर में रंगशाला में हम बैठे हुए हैं, तो रंगमंच पर जो कुछ घटित होता है उस समय वहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक दर्शक एक तरह की भावना से आपस में जुड़े हुए होते हैं। वहाँ पर जो भी मंच पर दिखाई देता है उसे दुख सुख के जो दृश्य दिखाई देते हैं, उदासी के, अकेलेपन के, संघर्ष के, वो उन सब के साथ हम अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं। न केवल मैं जुड़ा हुआ हूँ बल्कि मेरी तरह दूसरे जो दर्शक हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। तो हम वहाँ पर हमारी निज चेतना जो है,
हमारी स्वचेतना जो है वो समष्टि चेतना के साथ जुड़ जाती है। ये समष्टि चेतना के साथ जुड़ना, यह एक तरह से उस समय हम वास्तव में जो मैं हूँ, ये मैं नहीं रहता, हम सिर्फ मनुष्य रहते हैं। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा रंग, सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। अगर वो साहित्य वास्तव में साहित्य है तो वह हमें अपनी इस निजता से हमें मुक्त करेगा। तीसरी चीज़ यह है कि साहित्य जो है वो मनुष्य को उसके जीवन के आंतरिक और बाह्य जो चुनौतियाँ होती है, जो चिंताएं होती है और जो समस्याएं होती है, उससे संघर्ष करने की, उससे लड़ने की प्रेरणा भी साहित्य हमें देता है, उसके प्रति जागरूक बनाता है। वो हमारी अपने जीवन के चुनौतियाँ, चिंताएं और समस्याएं ना हो, वो हमारे समाज में किसी की भी हो सकती है। जैसे मैंने उदाहरण देना चाहूँगा मैं प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का, तो आप देखेंगे कि गोदान में होरी और धन्या के जीवन के दुख हैं, उनके जीवन के सामने जो समस्याएं हैं, उन जीवन की दुखों और समस्याओं और चिंताओं के साथ जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसके साथ जुड़ जाते हैं। उसके साथ जुड़कर हम जागरूक बनते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि देखो किसान की, छोटे किसान की जिसके पास बहुत कम ज़मीन है, जिसका बस एक छोटा सा सपना है कि वो घर में गाय पाले, और वो भी गाय पालने में उसके सामने कितनी चुनौतियाँ आती है, किस तरह की दुखों से उसे गुजरना पड़ता है, किस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और केवल होरी और धनिया की कहानी नहीं है, उसमें और कई पात्रों की कहानी है, सिलिया की कहानी है, इसी तरह से हम गोबर की कहानी है, अच्छे और बुरे कई तरह के पात्र होते हैं। तो जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो एक तरह से कहना चाहिए कि उनकी समस्याओं के साथ जुड़ते हैं, हम उनकी चिंताओं के साथ जुड़ते हैं। उन क्षणों में जब हम उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, उस समय हमारा मैं जो है एक तरह से पीछे चला जाता है, और वह कहना चाहिए समष्टि चेतना या वह स्व जो है वो पीछे जाकर एक समष्टि चेतना के द्वारा हम उसके साथ अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो हम न केवल यह कि हम उनके दुखों के साथ अपने को जोड़ते हैं, हम उनके जीवन के हर क्षण के साथ अपने को जोड़ते हैं, बल्कि हम जागरूक भी बनते हैं। जागरूक इस अर्थ में कि हमें मालूम पड़ता है, हम तो किसान नहीं हैं, हम तो शहरी व्यक्ति हैं, लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि किसान को किस तरह का कठिन जीवन जीना पड़ता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि काव्य प्रयोजन जो है उसका मतलब है साहित्य हमारे जीवन में क्या करता है, हमारे में किस तरह का बदलाव लाता है। वो बदलाव जो है हमारी चेतना में बदलाव होता है, वो हमारी सोच में बदलाव होता है, वह हमारी संवेदनशीलता में बदलाव होता है। और ये काव्य के प्रयोजन के बारे में है। काव्य प्रयोजन की ये जो धारणाएं हैं ये आप देखेंगे कि बदलती रही है। ऐसा नहीं है कि जो बातें मैंने आपको अभी समझाई है ये शुरू से काव्य शास्त्र में या शुरू से कवि मानते रहे हैं। समय समय पर उसके बारे में अलग अलग धारणाएं रही हैं। संक्षेप में हम उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले संस्कृत आचार्यों ने काव्य शास्त्र, काव्य प्रयोजन के बारे में क्या कहा है। आप जानते हैं संस्कृत में सबसे प्राचीन और प्रमुख आचार्य हैं आचार्य भरत, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। उन्होंने एक श्लोक में इसे समझाया है। उनका श्लोक है, धर्म शस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जनन नाट्य में तद भविष्यति। ये संस्कृत में नाट्य शास्त्र है, और इस श्लोक का जो अर्थ है वो अर्थ यह है कि नाट्य या काव्य को धर्म, यश, आयु का साधक, लोक कल्याणकारी, बुद्धि का वर्धक तथा लोकोपदेशक माना जाता है। संक्षेप में यह मतलब है कि भरत ये कहना चाहते हैं कि जब आप काव्य पढ़ते हैं, काव्य की रचना करते हैं, तो काव्य को जब पढ़ते हैं, काव्य मतलब नाटक भी हो सकता है क्योंकि भरत ने तो नाट्य पर ही ज़्यादा विचार किया है, तो उनका कहना है कि उसके द्वारा आप में धर्म के प्रति,
धर्म आपको प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, आपकी आयु बढ़ाने वाला होता है। आयु बढ़ाने से क्या मतलब है? दरअसल हम अपनी निजी चिंताओं से जब मुक्त होते हैं तो एक तरह की ऐसी आनंद वृत्ति हमारे अंदर पैदा होती है जिसके कारण क्या है कि हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। लोक कल्याण की भावना आती, दूसरों का हित करने की भावना आती है हमारे अंदर, और हम समाज को एक बेहतर दृष्टि देने की कोशिश करते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो भी, उसका भी उत्थान होता है। इसी तरह से काव्य अलंकार के रचयिता भामह जो है, उन्होंने भी काव्य प्रयोजन के बारे में कहा है। उनका थोड़ा सा अंतर है, बहुत सी बातें तो उन्होंने वही कही है जो भरत ने कही है। उनका कहना है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं संस्कृत में, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, मतलब धर्म मतलब धर्म के में प्रवृत्त होना, काम का मतलब सांसारिक सुख और ऐश्वर्य में प्रवृत्त होना, और अर्थ मतलब जीवन के जो साधन हैं जिससे जीवन सुखकर बनता है उसकी ओर प्रवृत्त होना, और मोक्ष मतलब अंत में जीवन से मुक्त होकर एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति। तो ये जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति तो काव्य के पढ़ने से होती ही है। उसके अलावा कलाओं में जो विलक्षणता होती है, जो प्रीति का भाव होता है और जो कीर्ति यानी कि यश प्राप्त होता है, वो भी काव्य का प्रयोजन है। तो इस तरह से संस्कृत के आचार्यों ने तरह तरह से कहा है। अंत में हम संस्कृत आचार्य विश्वनाथ, जिन्होंने काव्य प्रकाश की रचना की थी, उन्होंने भी कहा है कि काव्य यश से अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतिये सदयम पर निर्वृत्तियम कांता समित उपदेश युजे। तो उनका कहना था कि काव्य के द्वारा हमें यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। यश और धन की प्राप्ति तो जाहिर है कि लेखक को प्राप्त होती है। व्यवहारिक ज्ञान मिलता है, हमें जीवन में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए वो भी हमें साहित्य से प्राप्त होता है। और हमारे जीवन में जो अमंगल और दुख होता है, उस अमंगल और दुख का नाश होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। और उससे ऐसा उपदेश मिलता है जैसे कोई पत्नी अपने पति को समझाती है, और उसे जो मधुर उपदेश होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से संस्कृत में काव्य प्रयोजन पर कई दृष्टियों से विचार किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र ने काव्य के प्रयोजन पर तरह तरह से विचार किया है। इसी तरह से पश्चिम के जो काव्य शास्त्री है या जो साहित्य चिंतक हैं, उन्होंने भी साहित्य पर तरह तरह से विचार किया है। भारत में जैसे हम भरत से शुरू करते हैं, उसी तरह वहाँ पर साहित्य संबंधी विचारों की शुरुआत जो होती है वो प्लेटो से होती है। और प्लेटो जो है वो काव्य के या साहित्य के काफ़ी विरुद्ध थे। उनका मानना था कि काव्य जो है वो प्रकृति का अनुकरण करता है और प्रकृति जो है वो सत्य का अनुकरण करती है। तो इस तरह से काव्य जो है सत्य से दुगना दूर होता है, और सत्य से दुगना दूर होने कारण वह एक आदर्श राज्य में, एक रिपब्लिक में, आदर्श राज्य में कवि को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। और कविता एक त्याज्य वस्तु है, त्यागने योग्य वस्तु है। तो प्लेटो का विचार जो था वो ये था कि कोई भी आदर्श राज्य जो है उसमें साहित्यकार की आवश्यकता नहीं होती। साहित्यकार की आवश्यकता या कवि की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सत्य को नहीं पहचानता, वो प्रकृति का अनुकरण करता है, और प्रकृति जो है सत्य का अनुकरण करती है, इसलिए सत्य कवि तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, उनका ऐसा नहीं मानना था। अरस्तु का कहना था कि साहित्य जो है वो केवल नैतिक और राजनीतिक मूल्यों के आधार पर साहित्य को नहीं समझा जा सकता। उसे एक तरह से साहित्य के माध्यम से कवि सौंदर्य की साधना करता है। यहाँ सौंदर्य का मतलब सुंदरता से नहीं है, ब्यूटी से नहीं है, बल्कि एक ऐसी हमारी मानसिक चेतना होती है, मानसिक दशा होती है जो
हमारे अंदर एक सौंदर्य भावना पैदा करती है। हम जीवन के अच्छे पक्षों को देख सकते हैं, हम जीवन के उज्जवल पक्षों को देख सकते हैं। तो ये सौंदर्य चेतना जो है वो हमारे अंदर वो पैदा करती है, साहित्य पैदा करता है, और इसलिए साहित्य जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से उनका मानना है कि जीवन की कल्याण साधना जो है, जीवन में मतलब दूसरों का हित करने की जो भावना है, संपूर्ण मनुष्य जाति के हित की भावना जो है, वो भी साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इसी तरह से जैसे संस्कृत में हमने पहले चर्चा की थी कि इस काव्य का प्रयोजन जो है मानव संवेदना का परिष्कार करना है। जो नवजागरण कालीन साहित्य था पश्चिम में, उस नवजागरण कालीन साहित्य का भी मानना था कि काव्य जो है वो संवेदना का विस्तार करता है, संवेदना का परिष्कार करता है। इसी तरह से जो अभिजात्यवादी थे, जिसमें सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप आदि जो महान साहित्य चिंतक थे, उनका मानना था कि साहित्य आनंद प्रदान करने के लिए है और नैतिक आदर्शों की शिक्षा देने के लिए है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कई तरह के पक्ष पश्चिम में भी पैदा हुए हैं। बहुत बड़ा हिस्सा जो है साहित्य संबंधी चिंतन का, वो रोमांटिक कवि जो थे, रोमांटिसिज्म से जुड़े हुए जो कवि थे, जैसे कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शेले, बायरन, कीट्स, इन्होंने भी साहित्य के बारे में विचार किया है। इन्हें स्वच्छंदतावादी माना जाता है और इनका मानना है कि काव्य जो है आत्म अभिव्यक्ति के लिए, एक तरह से उसमें लोक कल्याण की भावना भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से वो आत्म अभिव्यक्ति के लिए, आत्मसर्जन के लिए और आत्म मुक्ति के लिए है। आप स्वच्छंदतावाद के माध्यम से काव्य प्रयोजन को समझने के लिए, अगर हम यहाँ छायावादी कवियों के काव्य प्रयोजन को समझेंगे तो वो काफ़ी कुछ एक दूसरे से मिलता जुलता है। दूसरी चीज़ जो है स्वच्छंदतावादी, वो मानते हैं कि जो हमारी पावरफुल फीलिंग्स होती है, जो हमारी शक्तिशाली भावनाएं होती है, वो शक्तिशाली भावनाएं सहज रूप से अपने को अभिव्यक्त करती है। जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, जो हमारी स्वतः प्रेरित कहना चाहिए कि भावनाएं होती है, उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से होती है। इसी तरह से कुछ और सिद्धांत हैं, जैसे पश्चिम में एक धड़ा ये मानता है कि कला कला के लिए होती है, काव्य काव्य के लिए, साहित्य का कोई और प्रयोजन नहीं होता। साहित्य का प्रयोजन केवल साहित्य है। हम साहित्य की रचना, साहित्यकार साहित्य की रचना किसी और के लिए नहीं रचता है, वो अपने सुख के लिए रचता है। तुलसीदास ने भी कहा था कि ये स्वांतः सुख है। तो इसी तरह से, हालांकि तुलसीदास कलावादी नहीं थे, लेकिन कलावाद जो है उसको में विश्वास करने वाले जो विचारक थे, उनका मानना था कि साहित्य का काम जो है और कुछ नहीं है। साहित्य का काम न तो जीवन को बदलना है, न किसी तरह का परिवर्तन करना है। साहित्य का काम केवल इस जो है साहित्य का काम केवल साहित्य है। साहित्य ही साहित्य का प्रयोजन है। साहित्य का उसके अलावा इस रूप में उनका ये भी मानना है कि साहित्य का संसार से, जीवन से वैसा कोई संबंध नहीं होता जैसा कि दूसरे लोग मानते हैं। ऑस्कर वाइल्ड, ए.सी. ब्रैडले, ये सब लोग, जो एडगर एलन पो, वाल्टर पैटर, ये सब लोग जो है वो साहित्य के कलावादी सिद्धांत के समर्थक हैं। एक धड़ा जो है वो ये मानता है कि कला जीवन के लिए होती है, जीवन के बिना, जीवन से उत्पन्न होती है। जैसा मैंने बताया पहले भी कि जीवन से कला उत्पन्न होती है, काव्य उत्पन्न होता है और जीवन को प्रेरित और प्रभावित भी करती है। तो कला जीवन से पैदा होती है और जीवन को प्रभावित करती है। तो कला जीवन के लिए है। इसमें मैथ्यू आर्नाल्ड, I.A. रिचर्ड्स, T.S. इलियट, ये कला को, काव्य को जीवन के लिए मानते थे, जीवन से उत्पन्न और जीवन को प्रभावित करने वाला। इसी कला को जीवन से जोड़कर देखने की एक दृष्टि मार्क्सवादी दृष्टि भी है, जो मानती है कि मानव जाति की कल्याण भावना से प्रेरित जो साहित्य होता है वही श्रेष्ठ साहित्य होता है।
साहित्य में यथार्थ की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वह यथार्थ जो है वही साहित्य में अभिव्यक्त होकर मनुष्य को समाज से जोड़ता है, और समाज के में जो संघर्ष चल रहे होते हैं, जो वर्ग संघर्ष चल रहा होता है, उसकी अभिव्यक्ति वो साहित्य में करता है। और इस तरह से साहित्य समाज को बदलने की प्रेरणा देता है। समाज को बदलने की जो प्रेरणा देता है वही साहित्य का उद्देश्य है। मनोविश्लेषणवादी जो हैं, आपने फ्रायड, एडलर, युंग वगैरह का नाम सुना होगा, उनका मानना है कि साहित्य जो है मनुष्य की भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए है, उनके उन्नयन के लिए, उनके लिए परिष्करण के लिए है। तो ये जो भावनाओं की, मानव की भावनाओं, वही संवेदनशीलता की बात जो मैंने पहले कही थी, वो मनोविश्लेषणवादी मानते हैं, लेकिन वो थोड़ा और गहराई से उस पर विचार करते हैं। वो उसकी मनुष्य की चेतना, अवचेतना, इन स्तरों में जाकर उसके बारे में विचार करते हैं। फ्रायड ने, एडलर ने, युंग ने साहित्य के इन पक्षों पर भी काफ़ी विस्तार से बात की है। अंत में हम हिंदी साहित्यकारों ने काव्य के प्रयोजन या काव्य के उद्देश्य के बारे में क्या विचार किया, इस पर हम देखें। आप देखेंगे कि भारत में और हिंदी की परंपरा में भी साहित्य के प्रयोजन पर तरह तरह से विचार हुआ। कबीर जैसे व्यक्ति थे जो ये मानते थे कि साहित्य जो है वो एक तरह से लोक जागरण की भावना से प्रेरित होना चाहिए। उनका पूरा साहित्य इसी चीज़ को हमारे सामने रखता है। इसी तरह से तुलसीदास जो है, उनका मानना था कि साहित्य का, काव्य का वही गुण है जो गंगा का गुण है। जैसे गंगा में डुबकी लगाने वाले के हर एक के पाप धुल जाते हैं, उसी तरह से जो काव्य में डूबता है, काव्य से अपने को जोड़ता है, तो उससे भी उसका कल्याण ही होता है। जो भी काव्य को पढ़ेगा उससे जरूर उसका भला होगा। उसको जो है उसका उनकी पंक्ति है, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम, सुरसरी मतलब गंगा के समान, सब कहाँ हित होई। उसके द्वारा गंगा के समान सबका हित होता है। इसके बाद में हम जब आधुनिक युग में आते हैं तो साहित्य के बारे में विचार करने वालों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध आदि बहुत सारे लोगों ने साहित्य के बारे में विचार किया है। हम उन सब की चर्चाएं यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा था कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम, आप ध्यान दें तो हमने जो साहित्य की अवधारणा नामक जो आपने वीडियो कार्यक्रम देखा होगा, तो उसमें हमने साहित्य 3 तरह के साहित्य की चर्चा की थी। सूचनापरक साहित्य, विवेचनात्मक साहित्य और रचनात्मक साहित्य। यहाँ जो ये परिभाषा दे रहे हैं, ये केवल रचनात्मक साहित्य की परिभाषा नहीं है, बल्कि साहित्य मात्र की परिभाषा। ज्ञान राशि का संचित कोश तो किसी अन्य पुस्तक में भी हो सकता है, रचनात्मक साहित्य में हो या आवश्यक नहीं है। तो इसलिए ये उनकी परिभाषा जो है थोड़ा अतिव्याप्ति इसमें हमें दिखाई देती है, और इसमें हर तरह का साहित्य शामिल हो जाता है। लेकिन वो आगे और भी कहते हैं कि हम साहित्य के माध्यम से क्या चीज़ हासिल करते हैं। तो उनका उदाहरण मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जाति विशेष के उत्कर्ष अपकर्ष का, उसके उच्च नीच भावों का, उसके धार्मिक विचारों और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटनाचक्रों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो उसके ग्रंथ साहित्य में ही मिल सकता है। अब आप देखेंगे कि ये जो परिभाषा है, एक तरह से उनका कहना है कि साहित्य में उस समाज की, जिस समाज, भाषाई समाज, क्योंकि साहित्य भाषा में लिखा जाता है, तो उस भाषा का जो समाज है, उस भाषा के समाज में जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं, जिस तरह का भी उनका इतिहास रहा है, जिस तरह की भी उनकी कहना चाहिए कि उनमें प्रवृत्तियाँ रही है, उसको अगर हमें कहीं पहचानना है सच्चे रूप में, तो वो साहित्य ही है। इसीलिए कहा गया है कि इतिहास में
तारीखों और तथ्यों के अलावा कुछ भी सच नहीं होता, और साहित्य में तारीखों और तथ्यों के अलावा सब कुछ सच होता है। तो साहित्य जो है एक तरह से किसी भी भाषाई समाज के को समझने का सबसे बड़ा माध्यम है। हम भारत के इतिहास को, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समझें, लेकिन उससे भी बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं प्रेमचंद के माध्यम से। प्रेमचंद का साहित्य जो है हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का एक तरह से दर्पण है। हम पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को हम प्रेमचंद के साहित्य को समझ सकते हैं। इसी तरह से जो पुनर्जागरण का दौर था, उस पुनर्जागरण के दौर को हम रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य से समझ सकते हैं। इसीलिए लेनिन ने टॉल्स्टॉय को कहा था कि वो क्रांति के दर्पण है। क्रांति के दर्पण इसलिए कि टॉल्स्टॉय ने जो भी लिखा वो एक तरह से उससे समझ सकते हैं कि रूस में क्रांति क्यों हुई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साहित्य के बारे में ये विचार प्रस्तुत किया गया था। रामचंद्र शुक्ल जो लोक मंगल की भावना को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे कि साहित्य के द्वारा लोक मंगल की भावना साहित्य में जरूर होनी चाहिए, और इस दृष्टि से वो तुलसीदास को अपना आदर्श कवि मानते थे। तो इस लोक मंगल की भावना को अभिव्यक्ति करने वाले साहित्य को वो श्रेष्ठ साहित्य मानते हैं। प्रेमचंद जो है उन्होंने साहित्य के उद्देश्य, साहित्य के प्रयोजन पर बहुत गहराई से विचार किया। वो दो तरह के साहित्य की चर्चा करते हैं। एक वो साहित्य जो मन बहलाने के लिए, जो मनोरंजन के लिए है, लेकिन एक दूसरे तरह का साहित्य जिसके वो समर्थक हैं, वो कहते हैं कि वो हमारी सुरुचि को जगाता है, हमें आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति प्रदान करता है, हमारे में शक्ति और गति पैदा करता है, हमारे अंदर सौंदर्य प्रेम जागृत करता है, जो हमें संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करता है। जो ये सब नहीं करता है वो उनकी दृष्टि में साहित्य नहीं है, और जो ये काम करता है वही सच्चा साहित्य है। तो प्रेमचंद जो है वो साहित्य के बारे में उनका मानना है कि प्रेमचंद जो है जैसा मैंने कहा दो तरह के साहित्य की चर्चा करते हैं। एक वह साहित्य जिसका जो कह सकते हैं कि हमारा जो रीतिकालीन साहित्य है वो काफ़ी हद तक उसी तरह का साहित्य है, जो चमत्कारिक साहित्य है, जो मन बहलाव का साहित्य है, जो सिर्फ मनोरंजन करता है, जो हमारे भावनाओं का संस्कारी तौर पर स्कृत नहीं करता, जो हमें जीवन के संघर्षों को कहना चाहिए कि जीवन में हमें स्वार्थ से मुक्त नहीं करता। इस तरह का साहित्य को वो महान साहित्य नहीं मानते। महान साहित्य वही होता है जो हमें इन सब स्वार्थों से ऊपर उठाए। और अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी हम विचार कर सकते हैं। उन्होंने 3-4 काव्य के प्रयोजन माने हैं। उन्होंने कहा है कि साहित्य जो है अपने को नाना रूपों में व्यक्त करता है, वो केवल एक रूप में अपने को व्यक्त नहीं करता। अगर हम हिंदी साहित्य के 1000 साल के 1000 साल के इतिहास में देखें तो आदिकाल का साहित्य, भक्तिकाल का साहित्य, रीतिकाल का साहित्य और आधुनिक साहित्य, ये सब अलग अलग है और सबकी प्रेरणाएं अलग अलग है, सबके प्रयोजन अलग अलग है। जब हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिशील आंदोलन, इन सबों की प्रेरणाएं भी अलग हैं, उनके प्रयोजन अलग हैं। तो साहित्य में प्रयोजन और प्रेरणाएं हमेशा बदलती रहती है। और इसी तरह से उनका कहना है कि साहित्य जो है हमें जीवन को समझने की प्रेरणा देता है, हम जीवन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वो इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना के द्वारा एक ऐसा संसार हमारे सामने निर्मित करता है जिस संसार में हम जो वास्तविक संसार में जो दोष हैं उन दोषों से वह साहित्य हम मुक्त करके एक ऐसा यूटोपिया हमारे सामने पैदा करता है जिससे कि हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकें। तो बेहतर दुनिया का निर्माण करना, बेहतर मनुष्य बनाना और एक परिष्कृत, हमारी संवेदनाओं को परिष्कृत करना, निजबद्धता से मुक्त करना, ये सब काव्य के प्रयोजन है।